नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सैफ अली खान को लेकर लीलावती अस्पताल की मेडिको लीगल रिपोर्ट यानी कि एमएलसी सामने आ गई है। इसमें सैफ पर हमले को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब भी मिलते हैं। इसमें यह साफ लिखा गया है कि सैफ के बदन पर 5 जगह पर घाव थे और खून बह रहा था। स्टाफ का एक शख्स सैफ को अस्पताल में लेकर पहुंचा था, जहां बाद में दोस्त अधिकारी जैदी पहुंचा था। सैफ ने भी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा दिया है और इसमें हमले को लेकर पूरा जिक्र है। सैफ मामले को लेकर अब तक जांच से यह भी साफ हो गया है कि हमला शरीफुल इस्लाम ने ही किया था, क्योंकि सैफ के घर से जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए शरीफुल के निशानों से मिलते हैं और सैफ के फ्लैट के दरवाजे के हैंडल के साथ साथ घटनास्थल, बाथरूम, दरवाजे, जहां जहां से फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए गए थे वो सभी फिंगरप्रिंट्स आरोपी से मेल खा रहे हैं। अब तक ये सवाल उठ रहे थे कि सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध और पकड़ा गया आरोपी एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों एक ही हैं। उधर शरीफुल के पिता ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक 11 बजे होने वाली है और ये मीटिंग पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में आज क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होने वाली है और उसके साथ ही इसी बजट सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट भी दी जाएगी। पिछले महीने वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही एक संसदीय समिति ने कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर दिए गए जवाबों को असंतोषजनक बताया था। उसको क्लास बाय क्लास डिस्कशन करने के लिए हमने 24-25 को दिल्ली में बैठक बुलाई है। तो इस तरह से अब हमारी ये रिपोर्ट जिसको कि हमको इस बजट सेशन में प्रस्तुत करना है और इसका पर्पज केवल ये है कि जो वक्फ का कानून है वो वक्फ का कानून का जो एक वाकिफ़ की या जो वक्फ करता अपनी जायदाद की उसका जो एक इंटेंशन होती है कि हमारे इस अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहे हैं वो रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, पॉयस पर्पजेज के लिए और गरीबों को फ़ायदा हो, विडोज को हो, ख़वातीन को हो, बहनों को हो, पसमानदा मुस्लिम्स को हो, बच्चों को हो, आर्फन को हो। यूपी में वक्फ की संपत्तियों पर चल रहे सर्वे के दौरान वाराणसी में चौंका देने वाली जानकारी निकल कर आई। वाराणसी में 25% सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलाकर कुल 1637 संपत्तियां सामने आई, जिसमें वो बेशकीमती 406 संपत्तियां सरकारी हैं। इसी प्रकार 25% सरकारी जमीन वक्फ अलग अलग कब्जा करके बैठी हुई है। वक्फ का यह कब्जा सर्किट हाउस पर, कलेक्ट्रेट से लेकर कैंट क्षेत्र तक की सरकारी जमीन पर था और अब जब यह खुलासा हुआ है तो वाराणसी प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए शासन के पल्ले में गेंद डालते हुए उन्हें सूचित कर दिया है। 26 जनवरी की परेड के मद्देनजर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा की गई है और परेड के पूरे रूट पर 6 लेयर की सुरक्षा रहेगी। दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का पहरा होगा। परेड की लगातार तैयारियां चल रही। कर्तव्य पथ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहेगी। कुल 31 झांकियां निकलेंगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी की परेड का हिस्सा बनेंगे, खास मेहमान होंगे। दिल्ली चुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगाए। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दिया कि वो यमुना में जाएं, स्नान करके दिखाएं। योगी ने अपने मंत्रियों के साथ में त्रिवेणी संगम में डुबकी भी लगाई थी और केजरीवाल ने फिर जमकर आरोप लगाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा, बिजली, हर तरह से पूरा यूपी बदहाल है। केजरीवाल ने यूपी में शिक्षा की हालत पर चिंता जाहिर की। सर्वे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो और व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता जनार्दन को भी धोखा दे रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। दिल्ली के प्रचारण में बीजेपी ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि पंजाब के लोग दिल्ली में हैं और पैसा बांट रहे हैं। प्रवेश ने यह भी कहा कि घटिया चीनी सीसीटीवी दिल्ली में लगाए जा रहे हैं और
ये काम पंजाब के सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों को पकड़े जाने का दावा भी प्रवेश वर्मा ने किया। उधर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने यह कहकर चौंका दिया कि जेल में रहने के दौरान उनको सीएम पद की पेशकश बीजेपी ने की थी। सिसोदिया ने कहा कि उनको कहा गया था कि आप बीजेपी में शामिल होते हैं तो हम जो है आपकी पार्टी को तोड़ देंगे, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर जेल से रिहाई आपकी मुश्किल होगी। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने सियासी लड़ाई को निजी बना दिया है, बीजेपी केजरीवाल को तोड़ना चाहती है, ऐसा दावा सिसोदिया ने किया। नहीं टूटे उसको जेल में बंद कर दो। तो ये पूरा मैकेनिज्म ये है, सबको समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है। जनता नासमझ नहीं है, जनता समझदार है। कौन कैसे अप्रोच करता है, किससे करता है, मैं बोलूं कि किसी का नाम लूंगा, मैं किसी पत्रकार का नाम लूंगा, फिर आप डिफेंसिव होंगे, नहीं मैं तो नहीं था, मेरे चैनल का तो नहीं था। तो ऐसे कॉमन लोग ही आते हैं बात करने। कोई ऐसा तो है नहीं कि अमित शाह जी सीधे आके बात करेंगे, मैं आ गया घर आपके, वो किसी आप जैसे मित्र को भेजेंगे और फिर आप कहोगे मैं तो नहीं था, है ना। तो उतना स्पेसिफिक होंगे तो मैं नाम ले दूंगा, फिर आप कहोगे मैं नहीं था। लेकिन ऑफर क्या था? ये तो स्पेसिफिक सीधा था भाई, अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़ो, किस चक्कर में पड़े हो, नहीं तो सड़ा के मार डालेंगे। आपका परिवार वैसे ही परेशान है, पत्नी बीमार है, बेटा परेशान है, पढ़ रहा है वो। तो मैंने कहा नहीं सीएम की कुर्सी, कोई पद नहीं तो आ जाइए, आप बीजेपी में आ जाओ, हाँ, हम एमएलए भी खरीद लेंगे, हम सीएम भी बना देंगे। दिल्ली में प्रचार में एआईएमआईएम भी पूरी ताकत के साथ जुटी है। ओवैसी ने ओखला से लेकर शाहीन बाग तक प्रचार किया। ओवैसी ने इन सीटों के कुछ इलाकों में गए, गलियों में गए, घर घर प्रचार किया। उसके बाद ओवैसी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल एक ही हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिल्ली के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने इस बार 2 उम्मीदवार उतारे हैं, इसमें एक ओखला से है जबकि एक मुस्तफाबाद से। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच से ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के शीर्ष नेताओं का मेगा अभियान जारी है। बीजेपी पूरे 10 दिन का प्रचार अभियान बनाया है, जिसमें बड़े बड़े नेता दिल्ली में प्रचार कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। बीजेपी ने वरिष्ठ मंत्रियों को क्षेत्र विशेष की जिम्मेदारी सौंपी है। इन 10 दिनों में पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह, जेपी नड्डा प्रचार करते दिखेंगे। योगी की कुल 14 रैलियां हैं। पीएम मोदी 3 रैलियां करेंगे, जबकि शाह और नड्डा की भी दर्जन भर रैलियां होंगी। बीजेपी ने यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड के अपने नेताओं को दिल्ली में प्रचार के लिए उतारा है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की बीजेपी विधायकों की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुनवाई के दौरान विधानसभा के स्पीकर और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखे जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। वो जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे, वो जल्द संपन्न होने वाले हैं। वहीं बीजेपी विधायकों के वकील ने कहा कि कोर्ट स्पीकर को विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्देश दे सकती है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं। एमपी में आज कैबिनेट की बैठक में 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी पर मोहर लगेगी। नरसिंहपुर की रैली में सीएम यादव ने 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान किया था। सीएम यादव ने कहा था कि हम 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने की घोषणा करने जा रहे हैं। कह रहे हैं शराब से परिवार के परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं, सामाजिक बुराइयां भी आती हैं, इसीलिए चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, धार्मिक शहरों में शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। नए वित्तीय वर्ष से ये शराबबंदी लागू हो जाएगी।